एक दिन बादशाह अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। तभी उनके दिमाग में ख्याल आया, सेवक से कहकर बीरबल को बुलाया। बीरबल को हुक्म होते ही वहां पर हाजिर हो गए। अकबर अक्सर अजीब सवाल पूछते थे और अजीब उत्तर जानने की इच्छा रखते थे, लेकिन अब की बार जो अकबर सुनना चाहता थे बहुत ही अजीब था। अकबर ने कहा, बीरबल, बादशाह होने के नाते में हमेशा समझदार लोगों से ही मिलता हूँ। हमेशा मैं समझदार और बुद्धिमान लोगों से गिरा रहता हूँ और मैंने बेवकूफ देखा ही नहीं, एक भी नहीं। लेकिन अभी मैं बेवकूफों के बारे में जानने के लिए काफी उत्साहित हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। इसलिए मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंपता हूँ, तुम हमारी सल्तनत के 5 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर लाओ। जैसा आप कहे जहां पनाह, मैं ऐसा ही करूंगा। बादशाह ने 5 मूर्खा को ढूंढने के लिए 1 महीना का समय दिया। इस पर बीरबल ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा समय हो गया। जहां पनाह, मैं आपके लिए यह कम बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। जहां पनाह। इतना कहकर बीरबल निकल गए। जब बीरबल गांव की सैर कर रहे थे तो उनको अजीब अजीब लोग देखने को मिले। बीरबल एक घोड़े से जा रहे थे। उनको एक आदमी दिखाई दिया जो अपने सर पर एक भारी लकड़ियों का गट्टर लिए एक घोड़े के साथ जा रहा था। बीरबल ने उनसे पूछा, भाई, तुम इतना भारी गट्टर अपने सर पर क्यों लेकर जा रहा है और इस घोड़े को खाली क्यों ढो रहे हो? हुजूर, मेरा घोड़ा बहुत बूढ़ा हो गया है, अगर इस पर लकड़ियों का गट्टर रख दिया तो गिर जाएगा और फिर किसी काम का नहीं रहेगा। बीरबल ने कहा, वाह भाई, पहला बेवकूफ तो मिल गया। चलो मैं तुम्हें बादशाह अकबर से मिलाता हूँ और तुमको मजबूत घोड़ा भी दूंगा। फिर तुम्हें कभी अपने सर पर वजन नहीं उठाना पड़ेगा। आप तो बहुत दयावान हैं हुजूर, मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ? मेरे पास शब्द नहीं हैं। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उनको एक आदमी जमीन पर लेटे हुए और हाथ आकाश की ओर फैलाए हुए मिला। बीरबल ने कहा, इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों लेटा है? उस बूढ़े घोड़े वाले ने कहा, मुझे लगता है इसको कहीं चोट लगी है, चलो चलकर देखते हैं, क्या पता मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊं। बीरबल उसके पास गए और पूछा, क्या तुम ठीक हो भाई? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? चलो मैं तुम्हें खड़ा होने में मदद करता हूँ। कृपया मेरे हाथों को छूना मत। क्यों भाई, तेरे हाथों में ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, 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 नहीं। असल में मेरी बीबी ने मुझसे इतना बड़ा घड़ा लेने के लिए कहा। अगर मैंने अपना हाथ हिलाया तो मैं घड़े का आकर भूल जाऊंगा और मेरी बीवी बहुत गुस्सा होगी, और अगर मैं गलत आकर का धड़ा ले गया तो पूरी जिंदगी इसके लिए परेशान करेगी। बीरबल ने जोर से आह भरी। कितना बड़ा मूर्ख है! बीरबल ने इसे भी साथ लेने का फैसला कर लिया। बीरबल ने उसे कहा, अगर मैं तुमको हर आकर का घड़ा दूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो आदमी भी मान गया और बीरबल का शुक्रिया किया। वो तीनों निकल पड़े। बीरबल जैसे ही घोड़े पर चढ़ने वाला था कि एक आदमी आया और बीरबल से टकरा गया। आदमी इतना भागकर आया कि बीरबल को गुस्सा आ गया और उस पर चिल्लाने लगे, क्या तुम अंधे हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने अभी अभी मस्जिद में शाम की हिजाम पढ़ी है। मैं देख रहा था कि मेरी आवाज कहाँ तक पहुँचती है, इसके लिए मैं आवाज के पीछे पीछे भाग रहा था। इतने आप बीच में आ गए। वो मौलवी बोलता रहा और बीरबल उसकी मूर्खता देखता रहा और आहें भरता रहा। वाह बादशाह, क्या सल्तनत है आपकी! चलो इस आवाज को भूल जाओ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। बीरबल उन सभी को अपने साथ अपने घर ले गया और उन सभी को वहां रुकने को कहा। बीरबल को अभी और बेवकूफ ढूंढने थे। जैसे ही बीरबल थोड़ी दूरी पर निकला, 2 लोगों को लड़ते हुए देखा। बीरबल ये देखने गया कि उनको क्या परेशानी है। अरे भाइयों, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? अरे इसने मुझे धमकी दी है, ये अपने शेरों को मेरे भैंसों पर छोड़ देगा। लेकिन यहाँ न तो मुझे शेर दिख रहे ना ही भैंस, ऐसा बीरबल ने कहा। आपको दिखेंगे हुजूर।
अगर ऊपर वाले ने हमारी एक एक इच्छा पूरी कर दी तो मैं एक शेर मांगूंगा और ये एक भैंस। दूसरे आदमी ने कहा, क्या आपने सुना हुजूर? अब आप ही देख लीजिए। दोनों फिर से झगड़ने लग गए। किसी तरह बीरबल उन दोनों को अपने साथ ले गया। पांचों को एक साथ जहांपनाह के सामने पेश किया। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने तो बहुत जल्दी इस काम को खत्म कर लिया। तुम तो बड़े हो तेज हो। जहांपनाह, ये कोई मुश्किल काम नहीं था। किसी बेवकूफ को ढूंढना किसी समझदार को ढूंढने से आसान काम है। फिर बीरबल ने पूरे दरबार में उन पांचों की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। क्या आपको पता है हुजूरा, 5 सबसे बड़े मूर्ख आपके दरबार में ही बैठे हैं। वो आप और मैं हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बीरबल? अपनी जबान को लगाम दो। ये काम अपने आप में बड़ी बेवकूफ़ी थी। जिस तरह से आपने मुझे बेवकूफ़ों को ढूंढने का काम दिया, और मैं भी, जिसने इस हुक्म का पालन किया। इस बात पर सभी हंस पड़े। तो आपको भी पता चल गया होगा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखे। सिखा, हमको विरासत में जो बुद्धि मिली है उसको सही विचार करने के लिए उपयोग में लाए। जिस काम का कोई औचित्य नहीं है उसको मन में न आने दे। मुगल बादशाह अकबर बुलंदवादी थे, इसलिए बादशाह अकबर समय पर अपनी प्रजा से मिलने के लिए प्रजा मिलन दरबार लगाया करते थे। दरबार में बादशाह अकबर लोगों से मिलते हैं। टेबल खुश होते हैं, उपहार देते हैं। एक बार इसी प्रकार का दरबार दिया गया था। दूर दूर से सभी लोग मिलने आ रहे थे। एक दूर दूर गांव में महेशदास के नाम का आदमी रहता था। महेशदास ने भी मन बनाया कि ये बादशाह लोग किस प्रकार रहते हैं, बहुत कैसा है, चलो एक बार देखकर आते हैं। यह विचार बनाकर महेशदास जब महल के बाहर पहुंचे तो देखा कि बहुत सारे लोग बादशाह से मिलने के लिए पंक्तिबद्ध थे। पहरेदार एक करके सभी से एक स्वर्ण मुद्रा ले रहा था, लेकिन महेशदास तो नीचे हाथ आए थे। फिर भी महेशदास पंक्ति में लगे रहे। जब महेशदास की बारी आई और पहरेदार ने मुद्रा अर्जित की तो, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बस इसे ही बादशाह से मिलने आया। पहरेदार ने मना कर दिया, इसे तो हम नहीं जाने देंगे। गणेश दास के निवेदन के बाद एक शर्त पर जाने की मंजूरी दी। महेश दास ने भी हाँ भर दी और शर्त को पूरा करने का वादा किया और महल के द्वार में प्रवेश कर गया। महेश दास महल में प्रवेश करते ही पूरे महल को ध्यान से देखने लगा। महल की नक्काशी और बारीक कारीगरी देखकर महेश दास चौंक गया। घूमते फिरते महेश दास वहां पहुंच गया जहां बादशाह अकबर प्रजा से मिल रहे थे। एक एक करके सभी बादशाह के सामने अपनी हाजिरी दे रहे थे। अपनी समस्या, अपनी इच्छा बादशाह के सामने पेश करते और बादशाह उनको सुलझाने की कोशिश करते। महेशदास खड़े खड़े सोच रहे थे कि मैंने तो सोचा ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। सोचते सोचते महेशदास की बारी आ गई और महेशदास बादशाह के सामने पेश हुआ। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ से आए हो तुम जी? जहांपनाह, मेरा नाम महेशदास है और मैं आपके ही सल्तनत के दूर गांव का आम नागरिक हूं। बोलो, क्या फरियाद लेकर आए हो? जी जहांपनाह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपसे ही मिलने आया हूं। तुमने अपना नाम क्या बताया? जी महेशदास। हाँ महेशदास, हम तुम्हारी उदारता से अति प्रसन्न हुए। तुम बादशाह अकबर के दरबार में खड़े हो, हम तुमको ऐसे ही खाली नहीं जाने देंगे और तुम यहाँ से खाली हाथ जाओ। हमारी शानो शौकत को शोभा नहीं देता। तुम कुछ भी मांगो। बादशाह के इतने आग्रह पर महेशदास ने अपनी फरमाइश पेश की। जहांपनाह, मुझे अपनी नंगी पीठ पर 100 कोड़े चाहिए। बादशाह ऐसी फरमाइश सुनकर चौंक गए। बादशाह ने कारण पूछा तो महेशदास ने कहा, बाहर जो आपका पहरेदार खड़ा है उसके साथ हमारी एक शर्त लगी है कि दरबार से हमको जो कुछ भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसको देना पड़ेगा। बादशाह ये सुनकर थोड़े बौखला गए और उन्होंने मुंह बनाकर पहरेदार को बुलाने को भेजा।
पहरेदार ने बादशाह को झुककर सलाम किया। बादशाह ने व्यंग्य में उससे कहा, हम तुम्हारी पहरेदारी से प्रसन्न हुए, हमने निश्चय किया है महेश दास ने जो भी मांगा उसका 100% तुमको देंगे। पहरेदार खुश हुआ, जी जहांपना, जैसा आप उचित समझे। क्या तुम सुनना नहीं चाहोगे कि इसने फरियाद की? बादशाह अकबर बोले, जी जहांपनाह जरूर। पहरेदार बोला, इसने महेशदास 100 कौड़े मांगे और हमने इसकी मंजूरी भी दे दी। बादशाह ने गुस्से में आकर सैनिकों से कहा, इसे गिरफ्तार कर लो और इसकी अच्छे से फरियाद पूरी करो। हाँ तो महेशदास, तुम हमको बेहद पसंद आए, क्या तुम हमारी दरबारी में कोई काम करना चाहोगे? मुल्ला दो प्याजा बोले, जहांपनाह, ऐसे कैसे किसी को भी आप दरबारी में रख सकते हैं? मेरा मतलब ना कोई जान पहचान न कोई लेना देना। मुल्ला दो प्याजा अपनी जबान को संभालते हुए बोले, मुल्ला तुम भी ठीक ही कहते हो। अच्छा तुम ही बताओ कि इसको कैसे परखा जाए? बादशाह बोले, मुल्ला दो प्याजा सोचकर बोलते हैं, अगर ये यह बता दे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद बात बन जाए। महेशदास, क्या तुम इस प्रश्न का जवाब देना चाहोगे? जी जहांपनाह जरूर। मुल्ला जी, आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि बादशाह अच्छे हैं और वो हम सभी का कल्याण करते हैं, हमें बादशाह से कोई शिकायत नहीं है। क्या मुल्ला जी हम सही कह रहे हैं न? मुल्ला जी बनावटी मुस्कान के साथ, जी जहांपनाह, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या मुल्ला अभी तुम्हें कोई प्रश्न पूछना है क्या? नहीं जहांपनाह। तो महेशदास, हम तुम्हें अपनी दरबारी में काम करने को आमंत्रित करते हैं, लेकिन हम तुमको एक नाम देना चाहेंगे। जी जहांपनाह, आपका हुक्म सर। आंखों पर हमारा दरबार और पूरी मुगलिया सल्तनत तुमको बीरबल के नाम से जानेंगी। इस प्रकार बीरबल को मुगल सल्तनत में पदवी मिली। एक दिन अकबर और उसके दरबारी दरबार में बैठे थे, तभी राजा सीलोन का दूत वहां पहुंचा। वो किसी विशेष काम के लिए यहाँ पर आया था। सलाम बादशाह, मैं राजा सीलोन के दरबार से आया हूँ, हमारी सल्तनत में आपका स्वागत है। आपके दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान दरबारी हैं और हमारे राजा ने समझदारी से भरे घड़े की गुजारिश की है। कुछ दरबारी बोले, समझदारी से भरा हुआ घड़ा अब ये कहाँ से भरकर लाएंगे? ये तो बहुत ही बेहुदा गुजारिश हैं। फुसफुसाते हुए किसी मंत्री ने सलाह दी कि बादशाह सिलोन के राजा हमें मात देना चाहते हैं और वो सफल भी हो जाएगा, कोई भी हमें नहीं बचा पाएंगे। यहाँ तक बीरबल भी ये तो बहुत मुश्किल गुजारिश की है। सीलोन के राजा ने अकबर ने कहा, खैर तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? बीरबल बोले, हाँ, हम थोड़ी तो समझदारी तो भेज ही सकते हैं सीलोन के राजा के लिए। आखिरकार उन्होंने गुजारिश की है तो हमको उनकी गुजारिश पूरी करनी चाहिए। अकबर बोले, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है, तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। शुक्रिया जहांपनाह, मुझे घड़े को भरने के लिए कुछ हफ्तों की जरूरत पड़ेगी, आप जितना चाहे वक्त ले सकते हैं, दूत ने कहा। अकबर ने कहा, बीरबल जरा ध्यान से, क्योंकि तुमने जिस चुनौती को स्वीकार की है उस पर हमारी भी इज्जत दांव पर लगी है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह सब्र रखिए, सीलोन के राजा को समझदारी से भरा घड़ा जरूर मिलेगा। उसी शाम को बीरबल ने अपने सहायक को बुलाया। बीरबल के दिमाग में एक गजब की योजना चल रही थी। बीरबल ने अपने सहायक से कहा कि मुझे कुछ मिट्टी के घड़े चाहिए और ध्यान रहे उन घड़ों की गर्दन कुछ पतली रहे। इतना कहकर बीरबल बगीचे में चले गए और कुछ समय में सहायक भी मिट्टी के घड़े भी लेकर आ गया। बीरबल ने उसको उन घड़ों को लेकर कद्दू के क्यारी में आने को कहा। बीरबल ने एक घड़ा मांगा और घड़े के चारों और लकड़ियां को रस्सी से लपेटकर बांध दी। बीरबल ने उन घड़ों को उल्टा करके कद्दू के फूल पर रख दिया। इसी तरह सभी घड़ों को बांध कर उल्टा रख दिया। सभी घड़ों को रखने के बाद बीरबल ने सहायक से बोला, इन कद्दू के बेलों को खाद पानी देते रहना और इसको किसी को छूने मत देना और किसी को बताना भी मत। इतना कहकर बीरबल वहां से चल दिए।
माली सहायक ने उन कद्दुओं और घड़ों का खूब ख्याल रखा। कुछ हफ्तों बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल कुछ काम को आगे बढ़ाया कि नहीं? तुम्हारी तरफ से कोई समाचार भी नहीं आया। जहां पनाह काम लगभग समाप्त हो ही गया, ऐसा बीरबल ने कहा। मैं ये देखने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ, ऐसा बादशाह ने कहा, लेकिन तुम घड़े को समझदारी से कैसे भरोगे? अब मुझे 2 हफ्ते और चाहिए, फिर काम पूरा हो जाएगा। फिर हम सीलोन के दूत को बुलाकर समझदारी के घड़े दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगेगा। अकबर ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जहाँपनाह, बीरबल ने कहा। 2 हफ्ते बाद सभी दरबार में इकट्ठे हुए भीड़ में फुसफुसाहट और हंसी सुनाई दे रही थी। सभी दरबारियों की नजर बीरबल पर थी। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर बीरबल ने क्या किया होगा। समझदारी के घड़े को भरने के लिए कोई मंत्री बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि बीरबल इस चुनौती को पूरा कर पाया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसा कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। अरे वो बीरबल हैं, जरूर उसने कोई न कोई रास्ता निकल ही दिया होगा। बूढ़ा मंत्री बोला। सभी इस चुनौती और इसके परिणाम के बारे में बातें कर रहे थे। बीरबल और दूत दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। समझदारी से भरे घड़े को दिखाने के लिए क्या तुम तैयार हो? बीरबल बादशाह अकबर ने कहा। जी हाँ जहाँपनाह, अकबर ने कहा। बीरबल ने 2 तली बजाई। सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं। बीरबल का सहायक घड़े को थाली में रखकर हाजिर होता है। ये लीजिए जहाँपनाह, आपके सामने समझदारी से भरा घड़ा हाजिर है। घड़े को ऊपर से कपड़े से ढका हुआ था ताकि कोई अंदर से देख न सके कि अंदर क्या भरा हुआ था। दरबारी चिल्लाने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। शांत हो जाओ, अकबर ने कहा। इस घड़े को तुम अपने राजा के पास ले जाओ, लेकिन याद रहे तुम्हें ये सारे घड़े खाली करके लौटाने होंगे, वो भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए। और आप समझदारी के फल को बाहर निकालने चाहते हो तो उसे भी कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? दूत ने कहा। हाँ जरूर, अब ये आपका ही है, बीरबल ने कहा। दूत उस घड़े के अंदर देखता है और चौंक जाता है। उसने घड़े के अंदर एक कद्दू देखा। दूत कुछ बोले उसके पहले बीरबल बोले, ऐसे हमारे पास 5 घड़े हैं। अगर तुम्हारे राजा को और समझदारी चाहिए तो हम और दे देंगे। तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो सकता है, भला तुम लाखों में एक हो। बीरबल दूत घड़ा लेकर चला जाता है। बीरबल मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। तुमने कहा तुम्हारे पास और 5 घड़े हैं, जरा हमें भी दिखाओ, अकबर ने कहा। बीरबल ने दूसरा घड़ा मंगाया। सहायक दूसरा घड़ा भी ले आया। अकबर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। बिल्कुल यही है समझदारी का फल। सीलोन के राजा देखकर जरूर समझदार बन जाएंगे। इसके बाद सभी को दरबार में उस फल को दिखाया। सभी ने बीरबल की वाहवाही की। बीरबल तुम मेरे सबसे अच्छे दरबारी हो, तुम्हारे आगे सभी चाय कम पानी हैं। सिखा, विपरीत परिस्थिति में भी जो विवेक से काम लेता है, अंत में वही विजय होता है। एक बार अकबर बादशाह अपने मंत्रियों की टोली के साथ शिकार पर निकले थे। जंगल में काफी दिन इधर उधर घूमने के बाद बादशाह अकबर ने कहा कि हमें अभी तक एक भी शिकार नहीं मिला। बादशाह ने शेर खान को फटकार लगाई कि तुमने तो कहा ये जंगल तो शिकार से भरा पड़ा है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है। इस पर शेर खान ने कहा, माफी हुजूर, पर पिछली बार इतना कहकर चुप हो गया। बादशाह अकबर ने कहा, मैं इसी वक्त महल जाना चाहता हूँ। शेर खान तुमसे तो मैं आगरा बात करूंगा। नाराज बादशाह आगरा लौटने के लिए निकल पड़े, पर जल्दी ही वो रास्ता भटक गए और इधर उधर घूमने लगे। फिर अंत में उनको 3 रास्ते दिखाई दिए। बादशाह ने सभी से पूछा, कोई बोलता है? पहला वाला कोई बोलता है, दूसरा वाला ज्यादा पहचाना लगता है। इसी दौरान वहां से कोई एक आदमी गुजर रहा था। बादशाह ने उस आदमी को रोका और बोले, क्या तुम बता सकते हो इन तीनों रास्ते में से कौन सा रास्ता आगरा जाएगा? उस युवक ने कहा, बादशाह इन तीनों में से कोई भी रास्ता आगरा नहीं जाएगा। बादशाह ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? बादशाह, रास्ता कभी नहीं जाता, लोग जाते हैं।
इस बात पर सभी हंस पड़े। बीरबल नौरत्न कैसे बना? बादशाह ने उस इंसान से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम महेश दास बताया। फिर महेश दास ने पूछा, अब आप बताएं कि आप कौन हैं और आपका नाम क्या है? तुम पूरे हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। मुझे तुम पसंद आए। मेरे दरबार में तुम जैसे निडर और बुद्धिमान लोगों की जरूरत है। अगर तुम मेरे शाही दरबार में शामिल होना चाहते हो तो इस अंगूठी को लो और जब कभी तुम्हारा मन करे तो मेरे पास आना, मैं तुरंत तुम्हें पहचान लूंगा। खैर, अब हमें आगरा जाने का रास्ता बताओ। हम सभी बहुत थके हुए हैं और सूरज छुपने से पहले हमें आगरा पहुंचना है। इस बार महेश दास ने बिना किसी व्यंग्य से उनको सही रास्ता बता दिया। बादशाह और सभी मंत्री आगरा के लिए निकल पड़े। कुछ सालों बाद महेश दास उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको बादशाह अकबर की बातें याद आई। महेश दास बादशाह अकबर के किले पर पहुंचे। किले के द्वार पर आकर द्वारपाल से कहा, मैं बादशाह अकबर से मिलना चाहता हूँ। सिपाही अंदर गया और सूचना देकर आया कि महेश दास नाम को कोई शख्स बादशाह से मिलना चाहता है। उसको अनुमति मिल गई। महेश दास पहली बार बादशाह के दरबार में आए थे। बादशाह ने उसके आते ही नाम पूछा और कहा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? ऐसा कहने पर महेश दास ने वो अंगूठी दिखाई जो उस वक्त बादशाह ने दी। बादशाह को सब कुछ याद आ गया, लेकिन फिर भी बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहूंगा। क्या तुम सच में वो ही हो या कोई और? मेरे दरबार के 5 दरबारी एक एक करके तुमसे सवाल पूछेंगे। देखते हैं तुम उनको क्या जवाब देते हो। बादशाह के इस आदेश पर सभी मंत्री एक एक सवाल पूछने लगे। पहला सवाल, ऐसे दो पड़ोसियों के नाम बातों जो एक दूसरे को देख नहीं सकते। महेश दास ने इसका उत्तर दिया, आंखें मेरे दोस्त आंखें। दूसरा सवाल, एक ऐसे दुश्मन का नाम जिसे हराया नहीं जा सकता। मौत मृत्यु से कोई नहीं जीत सकता। तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो मौत के बाद भी जीवित रहता है? गर्व महिमा जो सदियों तक जिंदा रहती हैं। चौथा सवाल, एक रेखा थी जिसको बिना मिटाए छोटा करना था। महेश दास ने इस रेखा के पास एक दूसरी रेखा खींच दी तो पहले वाली छोटी हो गई। कुछ ऐसा बताओ जिसको न तो सूरज देख सकता और न ही चांद। अंधकार, अंधकार को न तो सूरज नहीं चांद देख सकता। अब बादशाह बोले, अब मेरी बारी। अच्छा ये बताओ, आगरा की गलियों में कितने मोड़ हैं? केवल 2। बादशाह, पूरे आगरा में केवल 2 मोड़ हैं। दाएं और बाएं। आज से तुम मेरे 9 रत्नों में से एक, तुम भी नवरत्न हो और तुम्हें महाराज बीरबल के नाम से जाना जाएगा। फिर क्या था, पूरा दरबार अकबर और बीरबल की जय जय से गूंज उठा। हमने क्या सीखा? केवल बुद्धि के बल पर पूरे विश्व को जीता जा सकता है। अकबर और बीरबल के बीच एक विचित्र संबंध था। दोनों के बीच नोकझोंक और एक दूसरे पर कटाक्षों का उपयोग खूब हुआ करता था। वाक्चातुर्य अकबर में भी था, किंतु बीरबल प्रायः बाजी मार जाता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो जानकारियों का खजाना हो, मुझे एक बात बताओगे? पूछिए जहांपना। अगर बुद्धि काम करेगी तो जरूर बताऊंगा, बीरबल ने कहा। असल में मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते, जबकि मेरे शरीर के अधिकांश हिस्से में किसी न किसी रूप में बाल मौजूद हैं। बस मुझे अपनी हथेली देखकर हैरत होती है कि वहां बाल क्यों गैरहाजिर हैं? अकबर ने सवाल किया। बीरबल ने शीघ्रता से कहा, बस महाराज, इतनी सी बात। मैं तो समझा था कि कोई मुश्किल सवाल आपको परेशान किए दे रहा है। हाँ बीरबल, इसी बात से परेशान हूँ। तुम बताओ तो सही कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं? अकबर ने व्यंग्य भाव से मुस्कुराते हुए पूछा। जहांपना, आप दरियादिल बादशाह हैं। अपनी रियाया से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी में देखना आपको मंजूर नहीं।
इसलिए जब कभी भी आपके द्वार पर कोई मुसीबत का मारा आता है, तब आप उसकी मदद करते हैं। जरूरतमंदों को दान देते रहने के कारण आपकी हथेली पर बाल उग नहीं पाते। आपकी हथेलियों पर बाल नहीं उगने का कारण बिल्कुल यही है, बीरबल ने कहा। अकबर खुश हुए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। बीरबल भी अपने काम में मग्न हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने बीरबल से एक दिन अचानक ही पूछ लिया, अरे बीरबल, तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं हैं। इसका मतलब है कि तुम भी दानी हो। बीरबल को इस बात का अंदेशा था कि कभी भी अकबर उससे यह सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वह पहले से तैयार था। उसने छूटते ही कहा, महाराज, मेरी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण दान देना नहीं, दान लेना है। आप मुझे दरबार में छोटी छोटी उलझनें सुलझाने का अवसर देते हैं और मेरे समाधान पर प्रसन्न होकर मुझे इनाम देते रहते हैं। आपसे इनाम लेते लेते मेरी हथेली उनकी अभ्यस्त हो गई है। इनाम की बारंबारता ऐसी है कि इन हथेलियों पर बाल उग ही नहीं पाते। अकबर बीरबल के इस चालाकी भरे उत्तर से बहुत खुश हुए। इसके कुछ दिन बाद अपने दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मेरी हथेली और अपनी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण तो बता दिया। आज तुम यह देखो कि मेरे दरबार में जितने भी दरबारी हैं, उनमें से किसी की हथेली पर बाल नहीं हैं। ऐसा क्यों है? बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर भी पहले से सोच रखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, सच्ची बात यह है कि दरबार में जब भी आप मुझे इनाम देते हैं, तब तमाम दरबारी हाथ मलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनाम पाने की हसरत है और उनकी हसरत पूरी नहीं हो पाती। हताशा में हाथ मलने के सिवा वे और कर भी क्या सकते हैं? इसीलिए जहांपनाह, उनकी हथेली पर बाल नहीं उग पाते। इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा। अकबर को आम खाना पसंद था। उन्होंने जगह जगह पर बेहतरीन आमों के बाग लगवाए थे। आम के मौसम में प्रायः दोपहर को अकबर अपनी किसी बेगम के साथ बैठकर स्वादिष्ट और सुगंध वाले आमों का रसास्वादन करते थे। एक बार अकबर और बीरबल घोड़े से निकटवर्ती राज्य का दौरा करके लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें आम का एक ऐसा बाग मिला जिसमें आम पककर तैयार हो चुके थे। इन आमों से जी को ललचा देने वाली खुशबू उठ रही थी। आम देखकर अकबर के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस आम के बाग में ही थोड़ी देर रुककर हम विश्राम करें और इन आमों का स्वाद लें तो कैसा रहे? बीरबल ने आसमान की तरफ सिर उठाकर देखा। सूरज की सीधी किरणों से आंखें तिलमिला रही थीं। शाम तक राजमहल पहुंच जाना था। ऐसे में आम की बगिया में रुकने और वहां रुककर आम खाने का सीधा अर्थ था कि पूरा दिन जाया हो जाता। एक ओर बादशाह की इच्छा और दूसरी तरफ समय पर राजभवन पहुंचने का दायित्व। बीरबल धर्म संकट में पड़ गया। अकबर ने बच्चों की तरह मचलते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, यहीं किसी आम के पेड़ के नीचे घोड़े बांध देते हैं और आम खाते हैं। मगर बीरबल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने संजीदगी से कहा, जहांपना, हमें शाम से पहले राजभवन पहुंचना है। बेहतर यह होगा कि हम लोग इस बाग के माली से आम खरीद लें और उसे लेकर महल चलें। वहां आप बेगमों के साथ इस आम का लुत्फ उठा सकेंगे। मुझे भी लग रहा है कि आम कुछ खास हैं। इस तरह के सुगंध वाले आम का स्वाद मैंने भी कभी नहीं लिया है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए। उस बाग के माली से उन्होंने आम लिए और घोड़े पर लादकर अपने महल पहुंच गए। अकबर ने बीरबल को महल में रोक लिया और कहा, बीरबल, चलो तुम भी आम चख लो, फिर जाना। बादशाह का आमंत्रण हो तो कोई दरबारी उसे कैसे टाल सकेगा?
अकबर के साथ बीरबल भी महल में गया। वहां अकबर के कक्ष में ही आम खाने की व्यवस्था हुई। अकबर, बेगम और बीरबल तीनों आम खाने बैठ गए। आम चूसने के दौरान अकबर कुछ चुहलबाजी भी कर रहे थे। बेगम आम चूसती तो उसकी गुठलियां और छिलकों को अपने सामने रख लेती। बादशाह आम चूसते तो अपनी गुठलियां भी बेगम के सामने रखी गुठलियों में आहिस्ते से मिला देते। फिर एक दो गुठलियां अपने सामने भी रख लेते। आम से तीनों का पेट भर चुका था। बादशाह के आगे 4-5 आम के छिलके और गुठलियां पड़ी थीं। बेगम के सामने छिलकों और गुठलियों का ढेर था, जिन्हें दिखाते हुए अकबर ने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, इन गुठलियों के ढेर को देखो। यह ढेर ही बता देता है कि हमारी बेगम साहिबा कितनी खाऊ हैं। बादशाह की बात सुनकर बेगम शर्म से पानी पानी हो रही थीं, लेकिन अकबर उन्हें छेड़ रहे थे। ठीक है बेगम साहिबा, आम बहुत मीठे और सुस्वादु थे, इसका मतलब तो यह नहीं कि आप आम पर टूट ही पड़े। बादशाह की बातें सुनकर लज्जा से बेगम का मुंह लाल हो चुका था। बीरबल की मौजूदगी में हो रही छेड़छाड़ से वे सकुचाकर रह गई थीं। बीरबल ने बेगम के मनोभावों को ताड़ लिया और अकबर से कहा, जहांपना, ठीक कहा आपने, गुठलियां देखकर कोई भी बेगम साहिबा को खाऊ कह देगा, मगर आपके सामने से तो गुठलियां भी नदारद हैं। आप कैसे खाऊ हैं कि गुठलियां तक चट कर गए। बीरबल की बातें सुनकर बेगम खिलखिला पड़ी और अकबर झेंप गए। एक बार अकबर अपने बेटे के साथ तफरीह के लिए निकले। राजधानी से बाहर जाने का कार्यक्रम उन्होंने बहुत दिनों के बाद बनाया था। उन्होंने बीरबल को इस यात्रा में अपने साथ ले लिया था। उनकी मंशा थी कि बीरबल जैसा व्यक्ति साथ रहेगा तो बाप बेटे दोनों का जी बहलता रहेगा। घोड़े पर सवार होकर वे लोग जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल आया। घोड़े थक गए थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सिर पर सूरज है और घोड़े थक गए हैं। हम लोग इस जंगल में कहीं अच्छी जगह देखकर विश्राम कर लें। घोड़ों को भी थोड़ा आराम कर लेने दें। इस बीच घोड़े थोड़ा चर भी लेंगे। हम लोग भी साथ लाए भोजन से पेट भर लेंगे, फिर आगे की यात्रा करेंगे। बीरबल ने असमंजस भरी निगाह से अकबर को देखा। उसकी आंखों में इनकार के भाव भी थे। अकबर ने बीरबल के मनोभावों को पढ़ते हुए कहा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? नहीं जहांपनाह, बात गलत या सही की नहीं है। बात समय को समझने की है। यह ठीक है कि घोड़े थक गए हैं और सिर पर सूरज की झुलसाती किरणें पड़ रही हैं, लेकिन यह भी तो देखिए कि हम घने जंगल में हैं। दिन रहते यदि हम जंगल पार कर जाएं, यह अधिक उचित होगा। यदि हम सूरज ढलने का इंतजार करेंगे तो निश्चित रूप से जंगल में ही रात हो जाएगी। यदि रात हो गई तो जंगल में कहीं भी हमें हिंस्र जीवों का सामना करना पड़ जाएगा और यह किसी भी तरह से ठीक नहीं होगा। शहजादे साथ हैं, हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। अकबर को बीरबल की बात उचित लगी और वे लोग यात्रा जारी रखते हुए शाम तक जंगल के बाहर हो गए और एक पहर रात बीतने तक एक नगर में प्रवेश कर गए। नगर में एक धनिक की सराय में तीनों टिक गए। घोड़ों को सराय के अस्तबल में बांध दिया। दूसरे दिन अकबर, बीरबल और शहजादा तीनों पैदल ही नगर भ्रमण के लिए निकले। ऐसा इन लोगों ने घोड़ों को पूर्ण विश्राम देने की नीयत से किया। रास्ते में अकबर को एक बाजार में कुछ चीजें पसंद आईं, अकबर ने उन्हें खरीद ली। इसके बाद शहजादे को भी कुछ चीजें पसंद आईं। उसने वह चीजें भी खरीद लीं। कुछ दूर चलने के बाद अकबर ने अपने हाथ की चीजें बीरबल को थमा दीं। बीरबल उन्हें थामे चलने लगा। थोड़ी ही देर में शहजादे के भी हाथ दुखने लगे। उसने भी अपनी चीजें बीरबल को थमा दीं।
बीरबल दोनों के सामान अपने कंधों पर लादे चलने लगा और भला वह करता भी क्या। उसकी हालत देखकर अकबर ने उसे छेड़ा, बीरबल अब तो तुम पर एक गधे का बोझ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक नहीं 2 गधों का। अकबर उसकी बात सुनकर झेंप गए। संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है। ऐसे मन बहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था। ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है। बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूँ और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूँ। इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेरली के नाम से विख्यात हो रहा है सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नागी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में ददर ढूंढता फिरता हूँ। आज 7 वर्षों के बाद यहाँ मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेरली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेरली, यह तुम्हारी क्या हालत है,
तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेरली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूँ और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूँ। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेरली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेरली की तरफ इशारा करके, शरली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेरली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेरली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहल आया हूँ, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, फिर मैं किसकी साक्षी दूं? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। विचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेरली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेरली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेरली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने की ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम घड़ले से चलने लगा। अब मैं असली शेरली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारत वर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राण दयेड़ की आज्ञा दीजिए। बादशाह ने शेरली से पूछा, शेरली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेरली बोला, गरीब परवर,
अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है, अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता है। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीचा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेरली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेरली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेरली के हवाले कर दिया। शेरली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया।